नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। महर्षि अरविंद, जिन्हें श्री अरविंद या अरविंद घोष भी कहा जाता है, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि इसके अलावा वो महान योगी, दार्शनिक, गुरु, लेखक और कवि भी थे। पहले वे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा बदलाव आया उनके भीतर कि वो स्वतंत्रता सेनानी के बजाय आध्यात्मिक गुरु हो गए, दार्शनिक हो गए, लेखक हो गए। तो उनके जीवन में ये बदलाव क्यों आया और उनकी कहानी क्या है और किस तरीके से वो पहले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, फिर उसके बाद वो दार्शनिक बने और उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की। तो इस पूरी कहानी को हम आज इस वीडियो में जानेंगे श्री अरविंद के बारे में। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, बंगाल में हुआ। इनकी माता का नाम स्वर्णलता एवं पिता का नाम कृष्णधन घोष था। जो अरविंद के पिता श्री कृष्णधन घोष थे, उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं, इनका शासन हमारे देश के लिए हितकारी है, यानी वो अंग्रेज समर्थक थे। उनकी नीतियां उन्हें पसंद थी। उनको लगता था कि अंग्रेजों के भारत में शासन करने से भारत का भला होगा। इसीलिए वो अपने बेटे अरविंद को भी अंग्रेजों के जैसे एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, उनको एक बड़ा पद दिलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में श्री अरविंद को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। श्री अरविंद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई भाषाएं सीखी, जैसे लैटिन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इस प्रकार की कई विदेशी भाषाएं उन्होंने सीखी और एक महान ज्ञानी और विद्वान बने। मात्र 18 साल की उम्र में श्री अरविंद ने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। आईसीएस, जो आज के समय में जिसे हम आईएएस कहते हैं, पहले अंग्रेजों के समय में इसको आईसीएस कहा जाता था। एक बहुत बड़ा पद होता था। इसकी परीक्षा बहुत टफ होती थी, लेकिन श्री अरविंद ने मात्र 18 साल की उम्र में इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। 1892 में श्री अरविंद भारत लौटे। जब 1892 में वो भारत लौटे, तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजों का शासन है वो तो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो हमारे देश के लोगों का शोषण करते हैं, दोयम दर्जे का समझते हैं। और उनके जो पिता थे कृष्णधन घोष, उनके साथ भी ऐसा निगेटिव व्यवहार हो चुका था। इसलिए श्री अरविंद के मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक नफरत पैदा हुई, क्योंकि वो अब अंग्रेजों को अपने देश में शासन करते हुए देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो जो आईसीएस की परीक्षा पास की थी श्री अरविंद ने, उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया और अंग्रेजी शासन का विरोध करने का फैसला किया। महर्षि अरविंद ने जब अंग्रेजी शासन का विरोध करने का फैसला किया, उस समय तक कांग्रेस का गठन हो चुका था। कांग्रेस के भीतर 2 विचारधाराओं के नेता थे। एक थी गरम दल की विचारधारा, एक थी नरम दल की। जो गरम दल में थे उसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता थे। वहीं नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे और दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेता थे। नरम दल के नेताओं का मानना था कि जो अंग्रेजों का शासन है वो हमारे लिए हितकारी है। अंग्रेजों के यहाँ शासन होने से हमारे देश का उत्थान होगा। वो मानते थे कि अगर हम उनको सलाह दें, उनको चिट्ठियां लिखें, उनको प्रस्ताव भेजें, तो वो हमारे देश के लिए अच्छी नीतियां बनाएंगे, जिससे हमारे देश का भला होगा। लेकिन इसके विपरीत जो गरम दल के नेता थे, उनका मानना था कि अंग्रेज यहाँ सिर्फ लूटने आए हैं, वो हमारा शोषण करने आए हैं। इसलिए वो हमारी किसी भी प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, किसी भी प्रकार की ऐसी नीति नहीं बनाएंगे जो हम उन्हें सलाह दें। इसलिए अंग्रेजों का सिर्फ यहाँ से भगाया जाना ही हमारे देश के लिए हितकारी है। उनके खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां की जानी चाहिए और उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जो श्री अरविंद थे, उन्होंने गरम दल की विचारधारा को अपनाया। उनका भी मानना था कि अंग्रेज जिस तरीके का शोषण कर रहे हैं, ऐसे में अंग्रेजों को हमारे देश में शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस बीच भारत में एक बड़ौदा रियासत थी। 1993 में बड़ौदा रियासत के राजा जो थे, वो श्री अरविंद की विद्वता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त करने के लिए श्री अरविंद के सामने एक प्रस्ताव रखा। श्री अरविंद ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बड़ौदा रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में काम करने लगे। वो वहाँ के बड़ौदा स्टेट कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। जो महर्षि अरविंद थे, उन्होंने बड़ौदा रियासत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां पर रहकर उन्होंने विश्व की पहली आर्थिक विकास योजना बनाई। जब वो एक राजस्व अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे बड़ौदा रियासत में, क्योंकि उन्होंने कई पदों में काम किया था, तो जब वो राजस्व अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे तो उन्होंने विश्व की पहली आर्थिक विकास योजना बनाई। इस वजह से बड़ौदा रियासत अपने समय की सभी रियासतों में सबसे ज्यादा विकसित हो गई। और इसके अलावा महर्षि अरविंद जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, वहां उन्होंने बहुत सारे देश के युवाओं को अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूक किया, उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया, उनको देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यानी वो
अंग्रेजों के खिलाफ अपने शिक्षण के माध्यम से एक क्रांतिकारी फौज तैयार करते जा रहे थे। इसी बीच समय आता है 1905 का। बंगाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। जो महर्षि अरविंद थे, अब तक वो कॉलेज में रह के और युवाओं को शिक्षित करके क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर छा गई विरोध की, और प्रतिशोध की भावना जाग उठी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, आंदोलन होने लगे। महर्षि अरविंद भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार बनने के लिए बंगाल पहुंच गए। 1905 में वो बंगाल पहुंचे और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। वहां पर उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लेख छपने लगे। अंग्रेज उनके इन लेखों से, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होने लगे। इसी बीच जो महर्षि अरविंद थे, जब वो 40 युवाओं के साथ एक उग्रवादी या विरोध वाले आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तब 2 मई 1908 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसके बाद फिर महर्षि अरविंद को जेल भेज दिया जाता है, और महर्षि अरविंद जब जेल चले जाते हैं तो फिर वहां जेल में ही उनके जीवन का दूसरा फेज शुरू है। महर्षि अरविंद जब जेल में होते हैं तब उनको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। वहां पर वो बहुत सारी किताबों का यानी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे भगवत गीता, रामायण, वेद, उपनिषद। इसके बाद उनको आध्यात्मिक अनुभूति होती है। जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर अरविंद की विचारधारा बदल चुकी होती है। श्री अरविंद अब सिर्फ एक देश के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अब पूरी दुनिया की मानवता के कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं। अब उनका मानना है कि लोगों का असली कल्याण उनके आध्यात्मिक विकास, उनके बौद्धिक विकास और उनके नैतिक उत्थान से किया जा सकता है। जेल से निकलने के बाद वो एक बहुत बौद्धिक अभिभाषण देते हैं हिंदू धर्म के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, मानव के नैतिक कल्याण के बारे में। इस अभिभाषण को उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महर्षि अरविंद पौंडीचेरी चले जाते हैं, जो कि फ्रांस शासित राज्य था। पौंडीचेरी में वहां पर एक फ्रांसीसी जोड़ा पॉल रिचर्ड और मीरा अल्फांसो उनकी मदद करते हैं। श्री अरविंद वहीं रहकर एक पत्रिका अनन्या का प्रचार करते हैं, जिसमें वो अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं, जो मानव कल्याण के बारे में है, लोगों के कल्याण के बारे में, ईश्वरीय शक्ति के बारे में जो बात करती है। वहीं रहकर वो बहुत सारी किताबें लिखते हैं, जैसे द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखते हैं और एक अपनी जो दर्शन की विचारधारा है उससे पूरी दुनिया को परिचित कराते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि महर्षि अरविंद जब दार्शनिक बन गए तो उन्होंने दुनिया को क्या संदेश दिया, उनकी क्या विचारधारा थी। श्री अरविंद का जीवन दर्शन आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद और व्यवहारिकता का संश्लेषण है। उनके अनुसार ज्ञान, भक्ति और कर्म मनुष्य को दिव्य मार्ग पर ले जा सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और बौद्धिकता बहुत आवश्यक है। महर्षि अरविंद की मुख्य शिक्षा है कि व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य खुद को प्रज्ञावान बनाने का होना चाहिए। व्यक्ति को सांसारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि रखनी चाहिए, तभी उसके अंदर समग्र जीवन दृष्टि पैदा होगी। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जाने कि इस दुनिया का सत्य क्या है, और इस सत्य का ज्ञान तभी हो सकता है जब हम अपने भीतर झांक कर उस ईश्वरीय शक्ति को महसूस करें जिससे पूरी दुनिया संचालित हो रही है। महर्षि अरविंद का मानना था कि सिर्फ भोगवादी जीवन जीने से मानव का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति में 3 बातें होने बहुत जरूरी हैं। पहली आत्मज्ञान, दूसरी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और तीसरी बुद्धिमत्ता। यानी व्यक्ति को आत्मज्ञान रखना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे जीना है। दूसरा, व्यक्ति की शिक्षा ऐसी हो कि वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपना जीवन जीने की बजाय जीवन के हर पहलू को स्वयं जांचे, परखे, समझे, फिर उसका अनुपालन करे। उनका मानना था कि व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करे उसमें आत्मज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आधुनिक विज्ञान जैसे सभी विषय शामिल हो, तभी उसके भीतर समग्र जीवन दृष्टि प्राप्त होगी। वो योग साधना को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि योग से व्यक्ति गहरी मानसिक शांति और सुख का अनुभव करता है एवं ईश्वर से एकाकार हो जाता है। श्री अरविंद मानते थे कि व्यक्ति को जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वो समग्र जीवन दृष्टि प्राप्त कर लेता है, तो उसका माइंड सुपर माइंड बन जाता है और वो मानव की जगह सुपर मानव हो जाता है।
ये उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि व्यक्ति के माइंड को सुपर माइंड तक विकसित करना और एक व्यक्ति को मानव से उठाकर सुपर मानव के लेवल में लाना। और ये सब तब होगा जब व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो। तो कुल मिलाकर महर्षि अरविंद एक महान युग दृष्टा विचारक थे। उनके दिखाए रास्ते पर आज बहुत सारे लोग चलते हैं, उनकी विचारधारा का पालन करते हैं। महर्षि अरविंद ने 1926 में पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम का गठन किया। वो आश्रम आज भी पौंडीचेरी में है, जहां हजारों लोग आज भी अरविंद आश्रम की यात्रा करने जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त अरविंद का जन्मदिन था, यानी देश हमारा उसी दिन आजाद हुआ जब महर्षि अरविंद का जन्मदिन है, यानी 15 अगस्त। 1950 में अपनी मृत्यु के पहले तक महर्षि अरविंद हर सांस के साथ अपने देश की उन्नति, अपने देश के कल्याण के लिए कामना करते रहे, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए कामना करते रहे। अपने जीते जी ही वो देश की स्वतंत्रता देख पाए। तो कुल मिला के महर्षि अरविंद एक युग दृष्टा, महान दार्शनिक और विचारक थे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में महर्षि अरविंद जैसे विद्वान जन्मे। तो मित्रों, ये जानकारी महर्षि अरविंद के बारे में आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।